हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का है भाई। हमने 5 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और वो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस से रिलेटेड हैं, जैसे कि एसएससी या फिर सीएचएसएल या एमटीएस के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको एक बार जरूर देखना भाई। आज का जो हमारा यानी कि प्रैक्टिस सेट है वो 6 नंबर का है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड। यानी कि जो भारत के अंदर जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमने कौन से देश से ग्रहण किए थे। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने कहाँ से लिया है भाई, आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से ग्रहण किया, आयरलैंड। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब आयरलैंड से हमने जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं ना, इस नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, निर्देशक सिद्धांत, इनका जिक्र किस में आता है भाई। तो इसका भाग की बात करें तो भाग तो है कौन सा, भाग 4। ठीक है, कौन से के अंतर्गत आते हैं, भाग 4। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से आते हैं, 36 से लेकर के कहाँ तक, 51 तक। इसमें किसका वर्णन, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत लिए कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से। क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को यानी कि एक कानून के द्वारा मान्य होते हैं, ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बनाए गए थे किसके लिए, समाज की भलाई के लिए। ठीक है, समाज के लिए, समाज के लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सिर्फ इनको बनाया गया था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सबका भला हो, इसके लिए क्या है, ये हमारे क्या बनाए गए थे, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका डी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ऑप्शन दे रखे हैं, क्या संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है क्या मौलिक अधिकार से, अगला दे रखा है क्या नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। तो इसका सी ऑप्शन सही है भाई। क्या, यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके अंदर किसका जिक्र आता है, भारत के एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद तो बात 36 से 51 और किसके अंतर्गत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये जो जोड़े गए थे, ये किस कौन से संशोधन के द्वारा इनको ऐड किया गया था। तो ये भी बात आती है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, कब, 1976। और इसमें कौन सा, 31 गए, इसके अनुसार इनको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना भाई, इससे संबंधित बातें, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित जो संशोधन हुआ था वो भी किससे, कौन सा, 42वां ही हुआ था। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। कौन से संशोधन के द्वारा इनको सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो इनको बनाया गया था कौन सा, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के अंदर। और इस संशोधन के द्वारा इनको क्या है, ज्यादा यानी कि क्या दे दी, परफॉर्मेंस दी गई थी। तो इसका सही आंसर कौन सा है भाई, ये इसका सही आंसर है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैशवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। कौन से संशोधन के द्वारा ये जो मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या भाई, 86वां, 85वां, 87वां, 84वां। तो 86वां संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002। लेकिन इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर एक क्या जोड़ा गया था, एक तो मौलिक अधिकार की बात जोड़ी गई थी। ठीक है, किससे संबंधित, मौलिक अधिकार की बात है। और दूसरी इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था भाई, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा मौलिक कर्तव्य इसके अंदर अंतर्गत ऐड किया था, तो मौलिक अधिकार तो जो ऐड किया था ना, वो तो किससे संबंधित था, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या होनी चाहिए, उन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है वो उपलब्ध कराई
पाए जाए। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया था इसके अंदर, और मौलिक कर्तव्य के अंदर बात आती है क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए किसका, एक अभिभावक का, ठीक है, किसका भाई, एक अभिभावक का या फिर एक माता पिता का क्या है, कर्तव्य है कि वो क्या करें, अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करें, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये तो मौलिक कर्तव्य ऐड किया था अभिभावकों के लिए, और ये एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया था किसके लिए, बच्चों के लिए, कि ठीक है कि कौन से संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन, और हुआ कब, 2002 के अंदर, इसके द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, बच्चों से संबंधित एक मौलिक अधिकार ऐड किया था, और दूसरा क्या ऐड किया गया था, यहाँ पर एक मौलिक कर्तव्य ऐड किया था। क्या मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें ना, हमारे संविधान के अंदर वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य आते हैं, तो संविधान के अंदर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य आते हैं। और अब तो 11 आते हैं भी वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां जोड़ा कब गया था, तो 11वां 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा था, अभी बताया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है वो क्या करें, अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये 10 मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे, नहीं थे। इनको कब ऐड किया था, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और ये किस कमेटी के द्वारा जोड़े गए थे, तो कमेटी बनाई गई थी कौन सी, सरदार सवर्ण सिंह, ठीक है, कौन सी कमेटी है, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इनको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो ये ध्यान रखनी है भाई। अब इसका सही आंसर कौन सा है, ए, यानी कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक कर्तव्य की भी बात है, और एक क्या है, मौलिक अधिकार की भी। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने आते हैं, 11। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों को, कौन से मतलब निलंबित कर सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की पावर किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। किसका, इसका सही आंसर कौन सा है भाई, बी। कौन कर सकता है इनको निलंबित, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से इनको क्या कर सकता है, निलंबित करता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, आपातकाल लागू होता है, उस आपातकाल के टाइम पर कितने मौलिक अधिकार नहीं समाप्त होते, तो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद कौन सा, 21, ये दोनों क्या है, यथावत बने रहते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। तो इसका क्या है, बी ऑप्शन इसका क्या है भाई, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंदर समता के अधिकार का प्रावधान मिलता है भाई, तो ऑप्शन दे रखे हैं कहाँ, इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। अब समता के अधिकार की बात करें या समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद 14 से लेकर के कहाँ तक, 18 तक का जिक्र आता है, ठीक है, कहाँ तक, 14 से 18। लेकिन अनुच्छेद 14 में बात किसकी, तो अनुच्छेद 14 में बात आती है किससे संबंधित भाई, समानता की, समता की, किससे संबंधित है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, किसके समक्ष, विधि के समक्ष, यानी कि कानून के सामने सब क्या है, समान है। कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता की बात अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत बोल रखी है, 14 में बोल रखी है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ए है। अब हम यहाँ पर बात करें कि अनुच्छेद यानी कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का जिक्र कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक आता है, तो मौलिक अधिकारों की भाग की बात करें ना तो भाग तो आता है कौन सा, 3, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहां से लेकर के, अनुच्छेद 12 से लेकर के कहां तक है भाई, 35 तक। लेकिन इसमें 12 और 13 के अंदर तो किसको, राज्य से संबंधित बातें आती हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं भाई, 6 हैं, पहले कितने थे, 7 थे। 7 जो मौलिक अधिकार
अधिकार थे इनमें से कौन सा हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और संपत्ति का अधिकार कब किससे संबंधित था, मतलब इसको यहां से हटा तो दिया, हटा करके इसको कहाँ रखा गया, 300A में रखा। कौन से संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया, तो मौलिक अधिकार कौन सा, संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978। इसके द्वारा इसको यहां से हटा करके 300A के अंदर रखा गया। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार आते हैं, 6 आते हैं। 6 कौन कौन से अधिकार हैं भाई, सबको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14 से लेकर के कहां तक, 18 तक किसका जिक्र आता है, समानता का अधिकार। ठीक है, कौन सा है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किसका आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। किससे संबंधित आता है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर किस चीज का जिक्र है, यहाँ पर बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किससे संबंधित है भाई, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 25 से लेकर के कहां तक, 28 तक। यहां किस चीज का जिक्र है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध। और अगला आता है कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30, और 29 और 30 के अंदर किस चीज का जिक्र आता है भाई, यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद है 29 और 30। 31 को क्या कर दिया, 31 में संपत्ति का अधिकार था, यहाँ से हटा करके इसको 300A में रखा। अनुच्छेद कौन सा, 32, 35 की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सब की रक्षा करने वाला, और वो कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये ध्यान रखने हैं, यानी कि कौन से अनुच्छेद के इससे संबंधित है ना। हम अच्छे से मौलिक अधिकारों से संबंधित एक वीडियो अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई, टॉपिक को पूरा, कौन सा कब लाया गया था, किससे संबंधित बात आती है, 14 में किसका जिक्र है, 15 में क्या बात आती है। तो ये सारी बातें एक वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इनको मौलिक अधिकारों से संबंधित एक वीडियो अलग से बनाएंगे भाई, लेकिन इतना ध्यान रखना, जो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 14 से 18 किसका वर्णन है, समानता का। तो इसमें समता से संबंधित विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर कौन सा, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं और जो विदेशी हैं उन दोनों को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। तो कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जो नागरिकों को भी हैं और दूसरे कौन से विदेशियों को भी। तो इसका क्या है, डी आंसर सही है भाई। कौन सा अधिकार प्राप्त है, यानी कि ये विधिक अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार प्राप्त है, इनको कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो ये ध्यान रखना, इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण से संबंधित किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उससे संबंधित कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बात बोल रखी है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, 14, 19 और अनुच्छेद कौन सा, 29 और 32। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जिक्र आता है, तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 और 30 दोनों किससे संबंधित आते हैं भाई, ये शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है, शिक्षा एवं संस्कृति। लेकिन कहां पर, अनुच्छेद 29 में क्या बात है, 29 के अंदर बात बोल रखी है क्या, अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर अल्पसंख्यक का वर्ग मतलब है कि जो कम मात्रा में जिनकी संख्या है वो वाले, जैसे कि बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति हैं वो क्या है, कम मात्रा में आते हैं, जैन धर्म के हैं वो क्या है, कम मात्रा में है। तो इस प्रकार से यानी कि जो भी वर्ग क्या है, कम है, उनकी संख्या थोड़ी है, तो उनके शिक्षा से संबंधित या संस्कृति से संबंधित उनका क्या होना चाहिए, उनके हित को भी ध्यान में रखना है। ये बात कहां पर बोल दी, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद कौन सा, 29। 30 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। तो इसका कौन सा, सी ऑप्शन सही है अभी, अनुच्छेद कौन सा, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत से की समाप्ति से संबंधित बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत बोल रखी है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, 14, 15, 16 और 17। कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका जिक्र आता है, तो अनुच्छेद कौन सा, 17। 17 के अंदर क्या बात आती है भाई, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत को क्या किया जाए, अस्पृश्यता के अंत का क्या
किया जाए, समाप्त किया जाए, छुआछूत की समाप्ति, मतलब आपस में भेदभाव की बात ना होनी चाहिए। अनुच्छेद कौन सा? 17 के अंतर्गत आती है, तो इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। 16 के अंदर किस चीज का जिक्र है? 16 में बात आती है लोक नियोजन की, ठीक है, किससे संबंधित आती है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब क्या है? लोक नियोजन की समानता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए पद के, नौकरी के क्या है? समान अवसर प्राप्त हैं। सभी व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर क्या है भाई? समान है। तो इसका कौन सा? 16। और अनुच्छेद 15 के अंदर किस बात का जिक्र आता है भाई? इसमें धर्म, मूल, वंश, ठीक है ना, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ में भी क्या नहीं किया जाएगा? कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस पर निषेध, इस पर रोक। अनुच्छेद कौन सा? 15। 14 मैंने आपको बता ही दिया, क्या? विधि के समक्ष समानता। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। अनुच्छेद कौन सा? 17। और 17 के अंदर किस चीज का वर्णन है? ये अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, क्या? समानता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, और अगला है क्या? हड़ताल का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सभी को पता है 6 मौलिक अधिकार हैं, और इनमें से सी में कौन सा दे रखा है? हड़ताल का अधिकार। तो हड़ताल का जो अधिकार है ना, ये हड़ताल का अधिकार कोई एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखना। बात करें कितने अधिकार आते हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मैंने आपको अच्छे से बता दी कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो सी इसका क्या है? सही है। कौन सा नहीं है भाई? हड़ताल का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के लिए जो संविधान सभा बनाई गई है ना, वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है कौन सा? 1946। 1946 में भारत का संविधान बनाने के लिए एक, यानी कि किसका किसकी स्थापना की गई थी? एक यानी कि सभा की स्थापना की गई थी। वो कौन सी? 1946 के अंदर। कब? इस टाइम पर 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत आया था। क्या नाम था उसका? कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन ने ही क्या किया था? इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही, इसके आधार पर ही भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक और सभा का गठन। तो इसका कौन सा? सी ऑप्शन सही है भाई, यानी कि संविधान सभा का जो स्थापना की गई थी वो कब? 1946 में। किस मिशन के आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं ना, उन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है, पंपास, प्रेरी, वेल्ड या सवाना। किसके नाम से जानते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही है भाई। क्या कहते हैं उनको? दक्षिणी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? पंपास, ठीक है। क्या कहते हैं? पंपास। लेकिन पंपास बोलते भी कहाँ है दक्षिणी अमेरिका में? तो इसका कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? पंपास बोला जाता है, ठीक है। तो ए इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनात को देखा जाता है? यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें शीतकालीन जो अयनात बनता है वो कब बनता है? किस तिथि को बनता है? ऑप्शन दे रखे हैं, क्या? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी या 21 जून। तो इसका सही आंसर कौन सा? डी है भाई। डी को कौन सा? 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की बात करें ना, तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, और इसको किस नाम से जानते हैं? करक संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? करक संक्रांति। लेकिन इसी दिन 21 जून को ही कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी क्या होती है? यहाँ पर सबसे बड़ी रात होती है, और इसको सबसे बड़ी रात होती है, और इस कारण से शीतकालीन जो अयनात बनता है वो कब बनता है? 21 जून को, ठीक है। कब बनता है भाई? 21 जून को। तो ये ध्यान रखना, इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब? 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून को, ठीक है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। तो कब दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनात बनता है? कब? 21 जून को। तो
तो डी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किस चीज से आता है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या भाई, गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण। तो श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति का संबंध आता है किससे, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, किससे संबंधित आती है ये, दुग्ध उत्पादन। इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब दुग्ध उत्पादन इस श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है, किसको मानते हैं भाई, तो इसका जनक है वर्गीज कुरियन। ठीक है, कौन थे, वर्गीज कुरियन इसका क्या था, जनक था। अब ये तो श्वेत क्रांति से संबंधित बात है। और हरित क्रांति, ठीक है, गेहूं उत्पादन से संबंधित कौन सी आती है, तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, कौन सी आती है, हरित क्रांति। और मत्स्य उत्पादन से बात करें तो कौन सी आती है, नीली क्रांति। ठीक है, कौन सी आती है ये, नीली क्रांति। तो ये भी ध्यान रखना यहाँ पर, हरित क्रांति का संबंध किससे, गेहूं उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये दुग्ध उत्पादन से। और एक आती है क्या, रजत क्रांति। ठीक है, और रजत क्रांति का संबंध किससे आता है भाई, तो रजत क्रांति आती है अंडा उत्पादन से। किससे आती है ये, अंडा उत्पादन। इसी तरह से एक क्रांति आती है कौन सी, लाल क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध किससे, तो लाल क्रांति आती है किससे भाई, टमाटर से भी आती है ये, और दूसरी किससे आती है, ये मांस और मांस उत्पादन से संबंधित। ठीक है, टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति। इसी तरह से एक गुलाबी क्रांति भी आती है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध आता है किससे, झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली का उत्पादन, इससे संबंधित कौन सी है, गुलाबी क्रांति। तो ये ध्यान रखनी है, बहुत सारी आती हैं भाई ये क्रांतियां। इसी तरह से एक क्रांति आती है कौन सी, गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। ठीक है, किससे संबंधित आती है, आलू उत्पादन से संबंधित। इसी तरह से एक ग्रीन गोल्ड आती है, और ग्रीन गोल्ड का संबंध किससे आता है भाई, तो ये है चाय उत्पादन से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है ये, चाय उत्पादन से। और इसी तरह से है ना एक आती है कौन सी, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे आता है भाई, तो कृष्ण क्रांति का आता है बायोडीजल से, बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित। तो ये बहुत सारी क्रांतियां हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका कौन सा, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। कौन सा, दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में जो हरित क्रांति है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, दूसरा दे रखा है खाद्य सुरक्षा क्रांति, तीसरा दे रखा है कृषि क्रांति, और लास्ट दे रखा है बहुफसल क्रांति। तो इसका ए ऑप्शन सही है भाई। किससे संबंधित, बीज उर्वरक और किसका भाई, सिंचाई क्रांति से संबंधित आती है कौन सी, हरित क्रांति। तो ए इसका क्या है, सही आंसर है। हरित क्रांति को किस नाम से, बीज उर्वरक और सिंचाई से संबंधित। अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें ना, तो हरित क्रांति का विश्व में तो जनक आता है कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत के अंदर इसका जनक की बात करें तो भारत में इसका जनक कौन सा आता है, भारत में इसका जनक है भाई कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। भारत में जनक एम एस स्वामीनाथन और विश्व में इसका जनक आता है कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कब आई थी ये क्रांति, 1966-67, ठीक है। किससे सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था इसका, गेहूं के ऊपर। दूसरे नंबर पर किस पर पड़ा था इसका, चावल के ऊपर। और फिर किसके ऊपर था इसका सबसे ज्यादा प्रभाव, दलहन। और लास्ट आते हैं किससे संबंधित, मोटे अनाजों से संबंधित, इसके ऊपर इसका क्या था, प्रभाव पड़ा था। तो हरित क्रांति ये कि इसका एक नाम और क्या है, इसको उर्वरक से संबंधित बीज और सिंचाई परियोजना के नाम से या सिंचाई के नाम से भी जानी जाती है। तो ए इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल के नाम से किसको जाना जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या भाई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार। चीनी का कटोरा, भारत के अंदर चीनी का कटोरा कहलाता है कौन सा, तो भारत में चीनी का कटोरा कहलाता है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, गन्ना। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर, यूपी में होने के कारण से इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। और अगर
अगर बात करें विश्व में चीनी का कटोरा, तो विश्व में कहा जाता है किसको? क्यूबा। क्यूबा को किस नाम से जानते हैं? चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व में तो चीनी का कटोरा क्यूबा, और भारत के अंदर चीनी का कटोरा कहलाता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो दोनों ध्यान रखने हैं। किसके कारण से? गन्ना सबसे ज्यादा होने की वजह से। तो इसका क्या है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है। कहां पर भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के अंदर। ऑप्शन दे रखा है क्या? गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार के अंदर, कोरोमंडल में, या मालवा के पठार में। जो अक्टूबर नवंबर का मतलब क्या है कि सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, शीतकालीन मानसून से जो वर्षा होती है, इस मानसून से वर्षा कहां पर होती है? तो इसमें क्या है? इसका सही आंसर कौन सा? सी इसका सही आंसर है भाई। क्या? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के ऊपर मानसून, जब शीतकालीन मानसून जब लौट रहा है, तो लौटते हुए क्या करता है? यहाँ पर बारिश करता है। लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तमिलनाडु के अंदर। और कौन सा तट? कोरोमंडल तट। इसी शीतकालीन मानसून से उत्तर भारत में जो वर्षा होती है ना, वो कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई? सिर्फ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर होती है? 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो सी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? जो यानी कि गर्मियों के अंदर है ना, जो निम्नतम दाब वाला क्षेत्र बनता है, वो सबसे ज्यादा कहां पर बनता है? ऑप्शन दे रखे हैं क्या? कचकारण, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत, या मेघालय। तो निम्नतर भारत यानी कि जो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र भारत के अंदर सबसे ज्यादा बनता है ना, तो वो बनता है कहां पर भाई? ये उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर बनता है क्या? सबसे ज्यादा ये वाला जो भाग आता है, इस भाग के अंदर, इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या बनता है? यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। क्यों भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी इसी एरिया में होती है, और जहां पर तापमान ज्यादा होगा तो वहां वायुदाब हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो किस में बनती है? पश्चिमोत्तर। कहाँ भाई? पश्चिमोत्तर भारत के अंदर। ठीक है, पश्चिम और उत्तर के अंदर जो भारत है, इसमें सबसे ज्यादा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात ऑप्शन दे रखे हैं क्या? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, या शरावती। जोग या गरसोप्पा। ठीक है, जोग या गरसोप्पा, या फिर इसी का ही गांधी भी नाम आता है भाई। ठीक है, गांधी जलप्रपात। तो ये जो जलप्रपात है ना, कौन सी नदी पर आता है? तो ये जलप्रपात है शरावती नदी पर। ठीक है, कौन सी पर है? शरावती नदी। और शरावती नदी कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी पर आता है? ये कर्नाटक में। ये पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आता है? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है भाई? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो कौन सा आता है? एंजिल। ठीक है, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये भी ध्यान रखना, भारत का तो है कुंचिकल वर्तमान में, और विश्व का है एंजिल। और जोग या गरसोप्पा पहले था भारत का कौन सी नदी के ऊपर था? शरावती नदी पर। तो इसका डी क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील बेमनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो बेमनाड झील ऑप्शन दे रखे हैं क्या? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और कर्नाटक। बेमनाड झील वैसे भारत की सबसे बड़ी नहीं आती है भाई, ये केरल की सबसे बड़ी है। ठीक है, तो केरल की बेमनाड झील है, ये मतलब किस राज्य के अंतर्गत है? तो मैंने आपका आंसर भी बता दिया, क्या? केरल की। सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है, केरल के अंदर, और केरल में बेमनाड झील। और इस बेमनाड झील के ऊपर क्या है? भारत का है ना सबसे छोटा नेशनल हाईवे था, कौन सा? NH-47। ठीक है, कौन सा आता था इसके ऊपर? NH-47A। और ये कौन सी झील? बेमनाड झील के ऊपर। और इसके ऊपर एक द्वीप आता है, वो कौन सा? वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप के ऊपर था कौन सा? भारत का सबसे छोटा NH-47A ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन से पे? केरल के अंदर, और वेलिंगटन द्वीप के ऊपर। तो ये केरल की सबसे बड़ी झील आती है कौन सी? बेमनाड झील। केरल में कहां पर स्थित है? ये केरल के अंदर। तो सी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? कौन से भाग को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं? तो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन क्या, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ी या विंध्य पर्वत। तो सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है कौन सा एरिया? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का कौन सा भाग? पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है सह्याद्री। जैसे कि ये वाला भाग है, ये वाला पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट का ये जो भाग है ना, इस भाग को क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोलते हैं। और इस सह्याद्री की ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी आती है? कालसुबाई। ठीक है, कौन सी है? कालसुबाई। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी? 1646 मीटर। ठीक है, और अगर इस सह्याद्री को भी क्या करती है? एक अक्षांश रेखा दो भागों में बांटती है। कौन सी अक्षांश रेखा है इसको दो भागों में बांटती है? तो वो है 16वीं अक्षांश रेखा। ठीक है, कौन सी आती है भाई? 16वीं अक्षांश रेखा इसको क्या करती है? सह्याद्री को दो भागों में बांटती है। तो ये ध्यान रखना, किसका भाग आता है? ये पश्चिमी घाट का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।